नमस्कार। आज हम रिचर्ड किंग की किताब इंडियन फिलॉसफी एंड इंट्रोडक्शन पर आधारित एक समीक्षा की गहराई में उतर रहे हैं। ये किताब, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भारतीय दर्शन की जटिल दुनिया को समझने का एक एकेडमिक प्रयास है। जी। और ये समीक्षा बताती है कि किंग का मकसद यहाँ दोहरा है। हाँ, एक तो ये कि जो पाठक इस विषय से, मतलब भारतीय दर्शन से परिचित नहीं है, उनके लिए इसे आसान बनाया जाए। बिल्कुल। और दूसरा, जो ज्यादा अहम है शायद, वो ये कि एकेडमिक दुनिया में जो पश्चिमी विचारों का एक तरह से दबदबा रहा है, हाँ, जिसने अक्सर गैर पश्चिमी बौद्धिक परंपराओं को, आप कह सकते हैं, हाशिए पर रखा या गलत तरीके से पेश किया, उसको चुनौती देना। सही। तो हमारे पास जो ये समीक्षा है, ये किताब की बनावट, उसकी शैली, उसकी खूबियों और हाँ, कुछ कमजोरियों का भी मूल्यांकन करती है। जी हाँ। तो चलिए इसी समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब भारतीय दर्शन के अध्ययन में क्या नया लाती है और इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस विषय में नए हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं किताब के स्ट्रक्चर से, उसकी बनावट से। समीक्षा में लिखा है कि ये पारंपरिक तरीके से नहीं है, मतलब कालानुक्रमिक नहीं है। हाँ, ये दिलचस्प है। इसमें विषय के हिसाब से अध्याय बनाए गए हैं, थीमेटिक चैप्टर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्यों किया ऐसा? देखिए, समीक्षा के मुताबिक किंग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अलग अलग दार्शनिक मुद्दों और परंपराओं के बीच जो एक संवाद है, जो बहस है, उसको बेहतर दिखा सकें। किताब की शुरुआत ही होती है उपनिवेशवादी नजरिए की आलोचना से, ओरिएंटलिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, एडवर्ड सईद का जिक्र करते हुए। हाँ, कि कैसे पश्चिम ने अक्सर भारतीय दर्शन को रहस्यमयी या तर्कहीन कहकर एक तरफ कर दिया। बिल्कुल। फिर वैदिक जड़ों और उपनिषदों के चिंतन पर बात होती है। ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष जैसे जो केंद्रीय विचार हैं, उनको उनकी मूल जटिलता में समझने की कोशिश है, न कि सिर्फ पश्चिमी चश्मे से। अच्छा, और फिर आते हैं नास्तिक या विधर्मी दर्शन, और समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है कि किंग इन्हें बराबर का दार्शनिक महत्व देते हैं। ये जरूरी बात है। कौन कौन से दर्शन शामिल हैं इसमें? इसमें जैन धर्म का अनेकांतवाद है, मतलब सत्य के कई पहलू होते हैं। बौद्ध धर्म के अनात्म का सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद और चार्वाक भौतिकवाद का भी जिक्र है, हालांकि शायद थोड़ा संक्षेप में। और आस्तिक दर्शन? हाँ, उनका भी विस्तार से वर्णन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और यहां भी समीक्षा कहती है कि किंग सिर्फ सार नहीं देते, मतलब उनके अंदर की जो बहसें हैं, विविधताएं हैं, जैसे वेदांत के अलग अलग स्कूल, अद्वैत है, द्वैत है, उनको भी उजागर करते हैं। अच्छा। राधाकृष्णन, उन्होंने कैसे इन पुराने विचारों को आज के सामाजिक राजनीतिक माहौल में फिर से पेश किया। तो पूरी किताब में एक तरह से ये बात उभरती है कि भारतीय दर्शन ठहरा हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं, लगातार संवाद और बहस से विकसित हुआ है, एक जीवित परंपरा की तरह। समझ गए। ये तो हुई बनावट की बात, लेकिन पढ़ने में कैसी है ये किताब? क्या भाषा बहुत अकादमिक और बोझिल है? समीक्षा स्टाइल के बारे में क्या कहती है? समीक्षा का मानना है कि किंग का स्टाइल अकेडमिक तो है, लेकिन फिर भी काफी साफ और सुलभ है। वो जानबूझकर भारतीय विचारों को एग्जॉटिक या रहस्यमयी दिखाने से बचते हैं। अच्छा। और जो संस्कृत के तकनीकी शब्द आते हैं, जैसे प्रमाण है या दुख है या सांख्य का पुरुष प्रकृति, हाँ, ये सब थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। जी, तो उन्हें समझाया गया है, उनकी व्याख्या दी गई है। इससे पाठक को आसानी होती है। ये तो बहुत अच्छा है। और एक और दिलचस्प बात है, तुलनात्मक रवैया। तुलनात्मक? जैसे बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन की शून्यता के विचार की तुलना विटकिंस्टाइन की भाषा के खेल से करना, या शंकर के अद्वैत वेदांत की तुलना स्पिनोजा के दर्शन से। ओहो, ये तो काफी अलग है। इसका क्या मकसद है? समीक्षा कहती है कि यह सिर्फ समानताएं गिनाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे अलग अलग दार्शनिक परंपराओं के बीच एक गहरी समझ बनाने में मदद मिलती है। एक तरह से आलोचनात्मक जुड़ाव है, सिर्फ समरी नहीं। तो अगर हम किताब की मुख्य खूबियों को समेटें, तो समीक्षा सबसे पहले इसके डी कॉलोनियल फ्रेमिंग को महत्व देती है ना? हाँ, कि ज्ञान कैसे बनता है, कैसे सत्ता संरचनाएं उसे प्रभावित करती हैं, इस पर सवाल उठाना, ये इसकी एक बड़ी ताकत है। और दूसरी खूबी है इसकी समावेशिता, मतलब विधर्मी दर्शनों को गंभीरता से लेना, उन्हें बराबर का मंच देना, जो अक्सर नहीं होता है शायद। हाँ, अक्सर उन्हें कम तरह कहा जाता है। और इसी वजह से ये विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और ये भारतीय दर्शन को पश्चिमी पाठकों के लिए सुलभ बनाती है, बिना उसे पश्चिमीकृत किए, एक पुल की तरह। बिल्कुल।
लेकिन समीक्षा कुछ कमजोरियों की तरफ भी इशारा करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। समीक्षा का मानना है कि किताब में जो मूल संस्कृत ग्रंथ हैं, उनके साथ सीधा जुड़ाव थोड़ा कम है। अच्छा, मतलब सेकेंडरी सोर्सेस पर ज्यादा निर्भरता है। शायद थोड़ा। और कुछ समकालीन भारतीय दार्शनिक हैं जैसे B.K. मतीलाल या दयाकृष्ण, उन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ दर्शनों का विवरण जैसे मीमांसा या वैशेषिक थोड़ा संक्षिप्त लग सकता है। और एक और अहम बात, लिंग परिप्रेक्ष्य। हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब भारतीय दार्शनिक परंपराओं में महिलाओं की क्या भूमिका रही, या पितृसत्तात्मक संरचनाओं का विश्लेषण, वो पहलू थोड़ा कमजोर है या अविकसित है। समझ गई, ये जरूरी नुक्ते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब भारतीय दर्शन के क्षेत्र में एक जरूरी हस्तक्षेप है। निश्चित रूप से समीक्षा इसे सिर्फ एक परिचय ग्रंथ नहीं मानती, बल्कि एक आलोचनात्मक हस्तक्षेप कहती है। ये हमें न सिर्फ भारतीय दर्शन की धाराओं से परिचित कराती है, बल्कि हमें इस पर भी सोचने को उकसाती है कि हम दर्शन को कैसे समझते हैं, उसका अध्ययन कैसे करते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, आलोचनात्मक दृष्टि भी देती है। और ये बात किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत प्रासंगिक है जो भारतीय दर्शन को सच में गहराई से समझना चाहता है। ये सिर्फ क्या नहीं बताती, बल्कि ये भी कि इसे कैसे देखा और पढ़ा गया है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। हाँ, किन का काम दिखाता है कि कैसे पश्चिमी नजरिए ने भारतीय दर्शन के अध्ययन को शेप दिया, प्रभावित किया। तो सवाल ये है कि क्या हम आज दूसरी गैर पश्चिमी बौद्धिक परंपराओं के अध्ययन पर भी ऐसा ही आलोचनात्मक नजरिया लागू कर सकते हैं, चाहे वो अफ्रीकी दर्शन हो या लातिन अमेरिकन या और कोई। उनकी व्याख्याओं को किन ताकतों ने और कैसे आकार दिया है, ये सोचने वाली बात है।